हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी सीटेट एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, उसकी मैराथन क्लास चल रही है। आज की हमारी मैराथन क्लास 13 है। सारे क्वेश्चन जो मैराथन क्लास में कराए जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है और थ्योरी क्लास तो आपकी चल ही रही है। यानी थ्योरी प्लस एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में कराई जा रही है। और सारी क्लासेस जो हैं ये सीक्वेंस वाइज A to Z आपकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, एनसीईआरटी स्पेशल मैराथन क्लास, जहाँ पे एक एक करके सीक्वेंस वाइज आपकी सारी मैराथन क्लास डली हैं। कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस की क्लास डली है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रिपीट हुए हैं उन प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास डली है। तो आप इन सभी जो MCQ क्लासेस हो रही हैं इनको एक बार देख लीजिएगा। और जो थ्योरी क्लासेस हैं, अगर आपको थ्योरी में कोई कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है तो आप थ्योरी क्लासेस देख लीजिएगा। अगर आप दो प्लेलिस्ट ये देखते हैं, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप ये दो प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं तो आपका डेफिनेटली एग्जाम साइंस वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छा जाना है। ठीक है, साइंस का अच्छा खासा वेटेज भी होता है, 30 नंबर की आपकी साइंस आती है। तो यहाँ पे मैं आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कराऊंगी, उसके अलावा जो पेडागॉजिकल इशू होते हैं, शैक्षणिक मुद्दे हैं, उनके प्रश्न भी लास्ट में मैं मैराथन क्लास लूँगी। लगभग 7 से 8 मैराथन क्लास में आपका पेडागॉजिकल इशू के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी कवर करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, मानव में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर की ओर आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। वायु बाहर आती है, पसलियां बाहर की ओर आती हैं तथा डायफ्राम ऊपर जाता है। वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर की ओर जाती हैं तथा डायफ्राम नीचे आता है। या वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर की ओर जाती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मानव में जब सांस लेते हैं उस टाइम पे जो अंतः श्वसन की प्रक्रिया होती है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अंतः श्वसन में, वायु अंतः श्वसन मतलब सांस को खींचना, सांस को या फिर वायु को खींचना अंदर की ओर। तो वायु अंदर जाती है, जब वायु अंदर जाती है तो पसलियां, देखिए मान लेते हैं पहले इतने में थी पसलियां, ठीक है, यहाँ पे पसलियां थी। अब जब वायु, तो इतना स्पेस था, ये कैसे चलने लग गया अपने आप, क्या था, इतना स्पेस था, ठीक है, लंग्स में इतना स्पेस था। तो जब वायु को अंदर खींचना रहेगा तो पसलियां क्या चली जाती हैं, थोड़ा सा बाहर की ओर चली जाती हैं, तो स्पेस बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वायु फेफड़े में खींची जाती है। पसलियां बाहर की ओर जाती हैं तथा डायफ्राम क्या होता है, ऐसे ये दो गुहाओं में बांटता है, एक वक्ष गुहा होता है, एक दैहिक गुहा होता है, ठीक है। तो क्या करता है, दो गुहा में बांटता है। तो यहाँ पे ये डायफ्राम होता है। तो जब सांस को अंदर ली जाती है तो डायफ्राम क्या होता है, थोड़ा नीचे की तरफ दब जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में वायु को अंदर लिया जा सके। तो अंतः श्वसन में क्या होता है, वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर की ओर जाती हैं तथा डायफ्राम नीचे चला जाता है। ठीक है, अगर बाह्य श्वसन की बात की जाए, ये तो अंतः श्वसन है। अगर बाह्य श्वसन की बात की जाए तो बाह्य श्वसन में क्या होगा, बाह्य श्वसन में वायु बाहर की ओर जाएगी, वायु बाहर की ओर जाएगी तो ये जगह खाली होगा, तो पसली वापस से अपनी जगह पे आ जाएगी, यानी पसलियां अंदर की ओर चली जाती हैं और डायफ्राम भी अपनी जगह पे चला जाएगा, स्पेस खाली होगा, यानी डायफ्राम कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर। तो डायफ्राम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, पसलियां कहाँ चली जाएंगी, अंदर, और वायु कहाँ चली जाएगी, वायु चली जाएगी बाहर। ये किसमें होता है, ये होता है बाह्य श्वसन में, ठीक है। और वैसे अंतः श्वसन बाह्य श्वसन क्या होता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। वैसे अंतः श्वसन क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। क्या, इंटरनल रेस्पायरेशन। तो इंटरनल रेस्पायरेशन में क्या होता है, जब ब्लड और शरीर की कोशिकाओं, रक्त में और शरीर की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, इनके बीच गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इनके बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अंतः श्वसन कहा जाता है, इंटरनल रेस्पायरेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड से जो ऑक्सीजन है कोशिकाओं तक जाती है, ब्लड से O2 कहाँ तक जाएगा, सेल तक जाएगा, और सेल से CO2 कहाँ तक जाएगा, ब्लड तक आएगा। तो ये क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पायरेशन। वहीं पे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन,
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? तो जब फेफड़े और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे ब्लड और सेल्स के बीच में, यहाँ पे लंग्स और ब्लड के बीच में जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? फेफड़े की वायु से ऑक्सीजन रक्त में जाती है, O2 कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी, और ब्लड से जो भी CO2 होगा, कोशिकाओं से CO2 लेके ब्लड किसको भेज देता है? लंग्स को भेज देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए रुधिर वर्ग वाला एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वर्ग वाली महिला से होता है तो उनके पुत्र पुत्री का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? सीटेट जैन 2022 में पूछा गया प्रश्न। केवल ए होगा, ए और बी दोनों होगा, केवल बी होगा, ए बी ओ और ए बी चारों हो सकता है। तो देखिए, अगर ए रुधिर वर्ग वाला कौन है? पिता, और बी रुधिर वर्ग वाली कौन है? माता। अगर इनका विवाह होगा तो जो पुत्र और पुत्री होंगे ना, वो चारों हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि ए और बी जब मिलते हैं आपस में ना, तो जैसे AOBO ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्रॉस कराते हैं। एक मिनट, ये माता है तो AO और ये क्या हो जाएगा? BO। तो A पहले किससे मिलेगा? A मिलेगा B से तो बनेगा AB, फिर A मिलेगा O से तो बनेगा AO, O मिलेगा B से तो क्या बनाएगा? BO, और O मिलेगा O से तब क्या बना देगा? OO। तो BO मतलब रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा? B। OO मतलब रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा? O। मतलब A भी रुधिर वर्ग का हो जाएगा जो बच्चा होगा, और AO मतलब कि यहाँ पे रुधिर वर्ग हो जाएगा A। यानी चारों रुधिर वर्ग, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और A भी हो सकता है। चारों ब्लड ग्रुप संभव हैं अगर पिता A है और माता का ब्लड ग्रुप B है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा, ट्राइकोमोनास द्वारा, बैसिलस डिप्लोकोकस द्वारा, विषाणु द्वारा। तो जो टाइफाइड बुखार होता है ना, वो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, तो विषाणु तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। ये किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। साथ ही ये किसके वजह से होता है? तो ये कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से होता है, जल और भोजन की वजह से होता है, संदूषित जल और भोजन की वजह से होता है। इसमें होता क्या है? इसमें तेज बुखार रहेगा। क्या रहेगा? तेज बुखार रहेगा। अब पाचन संबंधी इसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। पाचन के अलावा इसमें और क्या आंतें प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होती हैं? आंत प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये टाइफाइड में ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण होता है। इसके लक्षण है तेज बुखार, पाचन प्रभावित होगा, पाचन अच्छा नहीं होगा, आंत भी इससे प्रभावित होगी। दूसरा है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास के द्वारा टाइफाइड नहीं होता, ट्राइकोमोनास के द्वारा क्या होता है? ल्यूकोरिया होता है। क्या होता है? ल्यूकोरिया होता है। और जो ल्यूकोरिया है ना, ये प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाला रोग है, और ये एक प्रकार का कैसा रोग है? ये लैंगिक रोग है। कैसा रोग है? लैंगिक रोग है, यानी यौन संचरित रोग होता है। इसमें क्या होता है? मतलब एक जो योनि में गाढ़ा बदबूदार द्रव, चिपचिपा और द्रव का निष्कासन होता है, जिससे क्या होता है? एक इन्फेक्शन टाइप का होता है, जो कि प्रोटोजुआ से होने वाला रोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी को चुनिए। जियार्डिया से पेचिस होता है, प्लाज्मोडियम से पायरिया होता है, ट्रिपैनोसोमस से कालाजार होता है, लेशमानिया से मलेरिया होता है। तो देखिए, सबसे पहले जियार्डिया से पेचिस नहीं होता है। जियार्डिया से क्या होता है? जियार्डियासिस हो जाता है। किससे? जियार्डिया से। पेचिस नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ट्रिपैनोसोमा से कालाजार नहीं होता। कालाजार किससे होता है? लिस्मानिया से हो जाता है। किससे हो जाता है? लिस्मानिया से कालाजार रोग होता है। लिस्मानिया से मलेरिया नहीं होता। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, प्लाज्मोडियम से होता है। तो जब ये 3 गलत हो गए तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 2। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? पायरिया होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुआ है। प्लाज्मोडियम है क्या? एक प्रकार का ये प्रोटोजुआ है। यह मलेरिया रोग भी पैदा करता है। मलेरिया में क्या होता है? तेज ठंड लगती है, कपकपी होती है, बुखार होता है, जिसको हम पायरिया भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पागल कुत्ते के काटने से एक विषाणु जनित यानी वायरस द्वारा एक रोग होता है, फैलता है, इसको क्या कहते हैं? रूबियोला, पोलियोमाइलाइटिस, हाइड्रोफोबिया या फिर रुबेला, इसको क्या बोला जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पागल कुत्ते के काटने से जो एक विषाणु जनित रोग होता है, इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज भी इसको कहा जाता है। ये होता किससे है? तो रैबिडो विषाणु यानी RNA विषाणु से ये क्या होता है? होने वाला रोग है। ठीक है, ये पागल कुत्ते के काटने से होता है। इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने से इसमें क्या होता है? पैरों की जो पेशियां होती हैं ना, पैर की पेशियां यहाँ पे निष्क्रिय हो जाती हैं। पैर की पेशियां क्या होती हैं? इनएक्टिव हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। सॉरी, हाइड्रोफोबिया का, हाँ, इसमें पोलियोमाइलाइटिस में चले गए। एक मिनट। हाँ, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, यानी रेबीज़ में क्या होता है? तो इसमें पानी से डर लगता है। वहाँ मैं पोलियोमाइलाइटिस में चली गई थी, ठीक है, सॉरी। तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? यहाँ पे पानी से डर लगता है, वाटर से डर लगने लगता है, और क्या होता है? तेज़ बुखार रहती है, ज्वर रहती है, और अंत में क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो ये क्या है? हाइड्रोफोबिया। इसको रेबीज भी कहते हैं, जो कि पागल कुत्ते के काटने से होता है। अब आ जाते हैं रुबेला। तो रुबेला को और क्या बोलते हैं? रुबेला को जर्मन खसरा बोला जाता है। रुबेला को क्या बोला जाता है? जर्मन खसरा बोला जाता है। ये होता किसके द्वारा है? तो ये टोगा वायरस से होता है। जर्मन खसरा किसके द्वारा होता है? टोगा वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ये फैलता कैसे है? तो ये वायु द्वारा फैलता है। इसके लक्षण क्या हो जाएंगे? शरीर पे दाने हो जाते हैं। ज़्यादातर ये गर्भवती प्रेग्नेंट इस लेडीज़ों को ये प्रभावित करता है, जिससे कि जो उनका बच्चा होता है ना, उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है, तथा बहरापन हो जाता है। ठीक है, बहरापन हो जाता है, बहरापन। तो ये किसके द्वारा होता है? रुबेला, या फिर इसको जर्मन खसरा कहा जाता है। पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है? पोलियोमाइलाइटिस ये एंटेरो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंटेरो विषाणु के द्वारा होने वाला ये रोग है पोलियोमाइलाइटिस। विषाणु यानी ये भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ये फैलता कैसे है? तो ये गंदे पानी, कंटेमिनेटेड जल और क्या, किससे? फूड से फैलता है। यानी गंदे पानी और जल से, गंदे जल और खाने से फैलने वाला ये रोग है। इसमें ये जो लक्षण यहाँ पे हम पढ़ लिए थे ना, इसमें क्या होती है? तंत्रिका प्रभावित होती है, और तंत्रिका प्रभावित होने की वजह से इसमें जनरली क्या होता है? जो पैर की पेशियाँ होती हैं ना, तो पैर की पेशियाँ काम करना बंद कर देती हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पोलियोमाइलाइटिस बोला जाता है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा विषाणु जनित रोग होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया आंसर में नहीं दिया रहेगा, तो फिर आपको रिवीज करके दिया रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, काला आजार रोग उत्पन्न होता है ट्रिपेनोसोमा द्वारा, विषाणु द्वारा, लिस्मानिया द्वारा या जियार्डिया द्वारा? ठीक है, तो ट्रिपेनोसोमा द्वारा, सब पहला ऑप्शन क्या आ गया? ट्रिपेनोसोमा द्वारा। सबसे पहले आप ये चीज़ जानिए कि जितनी भी दिए हैं ना, ये सारे क्या हैं? एक प्रकार के प्रोटोजोआ हैं। क्या हैं? एक प्रकार के प्रोटोजोआ हैं। अब ट्रिपेनो, ये विषाणु द्वारा, सबसे पहले तो यही कैंसिल हो गया। काला आजार रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, विषाणु द्वारा नहीं होता। ट्रिपेनोसोमा से क्या होता है? ट्रिपेनोसोमा से निद्रा रोग होता है, काला आजार रोग नहीं होता। क्या होता है? निद्रा रोग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत अधिक नींद आती है। इसमें CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और लास्ट में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। CNS प्रभावित यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? प्रभावित होता है। लिस्मानिया से क्या होता है? लिस्मानिया से ही होता है काला आजार रोग। काला आजार रोग किससे होता है? लिस्मानिया से होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। काला आजार रोग में क्या होता है? जो इसमें तेज़ बुखार रहेगी, इसमें क्या रहेगी? तेज़ बुखार देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होता है कि जो प्लीहा है ना, प्लीहा में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। ये किसमें, किसका लक्षण है? तो ये काला आजार रोग का लक्षण है, जो कि लिस्मानिया से होता है। अब जो जियार्डिया प्रोटोजोआ है, जियार्डिया प्रोटोजोआ, इससे कौन सा रोग होता है? इससे अतिसार रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अतिसार रोग होता है। अतिसार रोग फैलता कैसे है? तो ये संदूषित जल और भोजन से फैलता है। जल व भोजन से फैलने वाला रोग है। इसमें क्या होता है? अतिसार में वही उल्टी दस्त होता है। ठीक है, अतिसार में क्या होता है? उल्टी दस्त होता है। तो यहाँ पे पूछा था काला आजार किससे होता है? तो काला आजार लिस्मानिया प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है,
टीका लगने के पश्चात शरीर बनाता है लसिका, प्रतिरक्षी, टॉक्सिन या फिर प्लाज्मा। टीका लगने के बाद शरीर किसका निर्माण करता है? तो टीका लगने के बाद शरीर प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है। देखिए, जब टीका लगाया जाता है तो टीका में क्या लगाया जाता है? वही जीवाणु, वही विषाणु लगाया जाता है जो कि जिससे कि शरीर में प्रतिरक्षा बनाना है। तो यहाँ पे टीके में मृत जीवाणु को या फिर मृत विषाणुओं को दिया जाता है। ठीक है, मृत विषाणु, यही दो चीज़ें टीके में दी जाती हैं हमको। जब ये बॉडी में पहुंचता है तो बॉडी इनके खिलाफ, अब उसको क्या पता कि मृत है कि जीवित है। अगर पहली बार पहुंचता है तो इनके पास, बॉडी के पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता इनसे बचने के लिए, पर बॉडी क्या करती है, तभी से इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरुआत कर देती है, यानी प्रतिरक्षी बनाना शुरुआत कर देती है कि इस बार तो ठीक है, जब अगली बार कोई आएगा, यही चीज़ आएगा तो हम इसको मार देंगे। तो शुरू में तो मृत, टीके के माध्यम से तो मृत जीवाणु विषाणु दिए थे तो वो बॉडी को हार्मफुल थे नहीं, लेकिन उसके वजह से एंटीबॉडी बॉडी ने बना लिया। अब जब दोबारा जीवित जीवाणु या विषाणु जाएंगे वही वाले, तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में निर्मित रहेगी जिससे वो उनको नष्ट कर देगा और शरीर को सुरक्षित रखेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो यहाँ पे पूछा है गलत कथन की पहचान करिए। तो किसी भी तरल में गति करते किसी पिंड पर जो घर्षण बल लगता है वो उसके आकृति पर डिपेंड करता है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये ऐसे तिकोना है तो उसमें घर्षण बल कम लगेगा, वो ज़्यादा किसी द्रव को चीरता हुआ आगे बढ़ जाएगा। जो नाव होती है नाव इसी आधार पे बनाई जाती है। बॉल बियरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो यही क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉल बियरिंग जो छर्रे डाले जाते हैं, क्यों डाले जाते हैं? ताकि जो मशीन है वो आसानी से चल सके। मशीन क्या है? आसानी से चल सके, यानी उसमें घर्षण कम हो। तो ये वृद्धि करने के लिए नहीं, कम करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर रखे संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं होता। तो बिल्कुल भी पृथ्वी के पर संपर्क में रखे अगर दो पृष्ठ रखे हैं तो उनके बीच का घर्षण कभी भी समाप्त नहीं होगा। जो लोटनिक घर्षण है वो सर्पी घर्षण से कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो लुढ़क लुढ़क के चीज़ें आसानी से चल लेंगी खिसकने की अपेक्षा। तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गलत पूछा है तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। सभी आवर्ती गतियां वर्तुल यानी वृत्ताकार गतियां होती हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति एक प्रकार की आवर्ती गति है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। सितार की कर्षित तार की गति दोलन गति है। तो यहाँ पे भी गलत कथन पूछा है। अब देखिए, प्रकाश की गति एक प्रकार की सरल रेखीय गति है, बिल्कुल सही है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सितार की कर्षित तार की गति एक प्रकार की दोलन गति है, करेक्ट। पृथ्वी अपने अक्ष पर गति जो करती है वो एक प्रकार की आवर्ती गति है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जितनी भी आवर्ती गतियां होती हैं वो सारी वृत्ताकार पथ में ही होती हैं। जितनी भी आवर्ती गतियां होती हैं क्या वृत्ताकार पथ में ही होती हैं? तो नहीं होती हैं। तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? 28 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर या फिर 24 किलोमीटर? तो देखिए, पहली चाल क्या है? पहली चाल है 50 किलोमीटर पर घंटा। फर्स्ट स्पीड क्या है? फर्स्ट स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और पहला टाइम T1 क्या है? T1 है 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। दूसरा सेकंड चाल क्या है? सेकंड चाल, तो सेकंड चाल क्या है? ये है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर है। और T2 यानी सेकंड टाइम कितना है? 18 मिनट है। क्या है? 18 मिनट है। अब समय को पहले आप घंटे में बदलिए तो 12 मिनट क्या हो जाएगा? 12 मिनट बराबर हो जाएगा 12/60 आवर। ठीक है, 12/60 आवर। और 18 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 18/60 आवर। तो इसको जब कटकुट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? 12 कम 12, 12×5 60, यानी 1/5 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? 6×3=18, 6×दाहम=60, यानी क्या आ जाएगा? ये 3/10 घंटे आ जाएंगे। तो ये क्या है? T1 आ गया। T1 कितना आ गया? 1/5। और T2 कितना आ गया? T2 आ गया 3/10। अब हम पहली दूरी निकालते हैं। तो पहली दूरी बराबर क्या हो जाएगा? पहली दूरी यानी चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय होता है।
ठीक है। तो अब क्योंकि हमको दूरी ही निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। अब यहाँ पे चाल कितनी है 50 किलोमीटर बराबर और टाइम कितना है 1/5। तो बताइए यहाँ पे दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, 10 किलोमीटर निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 15 हम 50 10 किलोमीटर निकल के आ गई। अब हम निकालते हैं दूसरी दूरी। दूसरी दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी फिर से दूसरी दूरी, तो दूसरी दूरी बराबर यही हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। अब दूसरी चाल कितनी थी 40 किलोमीटर बराबर, समय कितना निकला 3/10, 10 चौक 40, 4 तिहाई 12। दूसरी दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, दूसरी दूरी निकल के आ जाएगी 12 किलोमीटर। अब कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी बताइए, कुल दूरी क्या होगी, तो कुल दूरी हो जाएगी पहली दूरी बराबर कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगी, जो पहली दूरी है, पहली दूरी प्लस दूसरी दूरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी, पहली दूरी कितनी थी 10 किलोमीटर और दूसरी दूरी थी 12 किलोमीटर। क्या थी 12 किलोमीटर, यानी कुल दूरी कितनी आ गई 22 किलोमीटर आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड, 22 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है। ये भी आपका सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऐसे लेंदी स्टेटमेंट वाले आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन क्या है, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है, धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर विकरक है, धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है। तो देखिए ये प्लास्टिक जहाँ लिखा है ऊष्मा की बेहतर, ये तो सबसे पहले गलत कर दीजिए, क्योंकि धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा के लिए बेहतर नहीं होगी, ना ही संवाहक होगी ना ही अवशोषक होगी। अब दूसरा आ जाते हैं, ये इसमें प्लास्टिक की अपेक्षा धातु, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु दिया है, तो प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है। तो संवाहक यहाँ पे क्या बोला है, हैंडल, यहाँ संवहन की बात नहीं की गई है कि ऊष्मा का संवहन कौन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि प्लास्टिक की अपेक्षा जो धातु होती है वो ऊष्मा की बेहतर अवशोषक होती है, वो जल्दी से ठंडी को अवशोषित कर लेती है और जब हम छूते हैं ना तो जल्दी से ऊष्मा को जल्दी से ट्रांसफर भी कर देती है, इसीलिए ये बेहतर संवाहक तो है, पर यहाँ पे हमको ठंडा क्यों महसूस होता है उसकी बात की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संवहन केवल द्रवों एवं गैसों में होता है, गैसों में विकिरण नहीं हो सकता है, चालन गैसों में हो सकता है, ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो संवहन केवल द्रवों एवं गैसों में होता है, ये सही है क्या, तो बिल्कुल सही है। जो संवहन की प्रक्रिया होती है वो द्रव में और गैसों में होती है। चालन किस में होता है, चालन सभी में हो सकता है, पर मेनली चालन जो होता है चालन ठोस में होता है। चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है, ठोस में होता है। और संवहन द्रव और गैसों में हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। गैसों में विकिरण नहीं हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि विकिरण प्रक्रिया के द्वारा ही तो गैसों का स्थानांतरण होता है। यानी विकिरण में जो प्रक्रिया होती है, गैसों में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो विकिरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की गर्मी का धरती पर आना, तो ये यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है कि गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, जबकि गैसों में विकिरण ही हो सकता है। चालन गैसों में हो सकता है, हाँ, भले ही कम मात्रा में होगा, भले ही कम मात्रा में होगा, पर चालन गैसों में भी हो सकता है। ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यम में एक साथ हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यम में एक साथ संभव है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, और ये जो दूसरा ऑप्शन है यही गलत है और गलत ही पूछा है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप अपने मोबाइल फ़ोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होती है, घटती है, नियत रहती है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्या बोला है, आवृत्ति के बारे में, कि अगर हम प्रबलता को बढ़ाते हैं तो आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो प्रबलता होती है, प्रबलता को क्या बोलते हैं, प्रबलता को बोलते हैं लाउडनेस।
क्या बोलते हैं, लाउडनेस। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस आयाम पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे डिपेंड करता है। यानी जब भी प्रबलता बढ़ेगी तो जो आयाम है आयाम भी बढ़ेगा, प्रबलता घटेगी तो आयाम भी घट जाएगा। यानी प्रबलता किस पे डिपेंड करता है, आयाम पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे नहीं। और जो आवृत्ति होती है, ध्वनि की आवृत्ति, आवृत्ति किस पे डिपेंड करती है, पिच पे डिपेंड करती है, यानी तारत्व पे डिपेंड करती है। आवृत्ति किस पे डिपेंड करती है, तारत्व में। ठीक है, तो प्रबलता बदलने से आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रबलता बदलने से आयाम पे प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्वनि की जो आवृत्ति रहती है वो कैसी रहती है, नियत रहती है। यही अगर आयाम दिया होता तो प्रबलता बढ़ाने से आयाम बढ़ जाता और प्रबलता घटाने से आयाम में क्या होती है, आयाम भी घट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा कथन ग्रह के बारे में सही नहीं है। ग्रह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करते हैं, ग्रह अपनी स्वयं की अक्ष पर घूर्णन करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, कौन सा ग्रह के बारे में सही नहीं है। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रह अपनी स्वयं की कक्षा पर भी घूर्णन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन है ग्रह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो क्या ये सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। जो ग्रह होते हैं ना, ये स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वे तारों में क्या आ जाएगा, जैसे कि सूर्य। ठीक है, तारों में क्या आ जाएगा, जैसे कि सूर्य। सूर्य से जो आने वाले प्रकाश होती है ना, उस प्रकाश को क्या करते हैं, ये परावर्तित करते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वे चमकते हुए दिखाई देते हैं। जबकि ये सूर्य का प्रकाश होता है, इनका ग्रह का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया है, यही क्या हो जाएगा, हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ स्थित ग्रहों का सही क्रम है। बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या हो जाएगा, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा होता है, फिर सबसे दूर कौन सा होता है। तो ये सन हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह होता है बुध। बुध के बाद क्या होता है, शुक्र। बुध के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, फिर मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति के बाद आ जाएगा शनि, और शनि के बाद क्या आ जाएगा, अरुण, फिर आ जाएगा वरुण। ठीक है, तो यानी सन के सबसे पास में क्या होता है, बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि। अब देखते हैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ऑप्शन देखते हैं। पहले बुध आएगा, बिल्कुल ठीक, फिर पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा, फिर शुक्र आएगा, नहीं, बुध के बाद शुक्र आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। शनि सबसे पहले दे दिया, बिल्कुल गलत। शुक्र के बाद मंगल, फिर पृथ्वी दिया है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ यहाँ पे संभावित प्रश्नों को हमने देखा है, संभावित प्रश्नों की प्रैक्टिस की है, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके आइडिया लगाने के लिए है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन थे, हम सिर्फ एक प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, प्रश्न के साथ जो ऑप्शन मिलते हैं उन ऑप्शन को भी डिटेल में हम एक्सप्लोर करते हैं, जिससे कि उस प्रश्न से, एक प्रश्न से हमारी 5 से 6 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये क्लासेस आपकी सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, तो इन क्लासेस को जरूर शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।